जब हम सरकार में टोटलिटी पे काम करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार की हर बात से मैं सहमत हूँ। तो उस समय भी हमें लगता था कि जिन जो लोग गए हैं हमें लगता था कि ये नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए। जो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के कई लोग बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं। इसमें एक चर्चा ये भी हो रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब समय मांगा था उनको समय नहीं दिया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जब समय मांगा तब तुरंत मिल गया। कि जब कैबिनेट बैठकें होती हैं तब मंत्रियों की सलाह नहीं ली जाती, पर्ची पर फैसले हो जाते हैं और मंत्रियों को कोई पूछा नहीं जाता, उनसे विचार विमर्श तक नहीं होता। क्या इसमें कोई सच्चाई है? अंदर जब कैबिनेट में फैसले होते हैं, संभव है कि 2 मंत्री सहमत ना हो, 1 मंत्री सहमत ना हो, या इवन जो है 4 सहमत ना हो। मंत्रिमंडल के लोगों के जब हम बयान देखते हैं तो एक नाराजगी तो मंत्रिमंडल के सदस्यों में भी दिखती है। अभी हाल ही में एक चर्चा ये भी हो रही थी कि 24 विधायकों ने हाईकमान को चिट्ठी लिखी है। हर आदमी की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपनी एम्बिशंस हैं, अपनी मांगे हैं। वो आज एक नाराज है, कल दूसरा खुश है। रजनी पाटिल जी के बारे में मैं इतना तो ये कह सकता हूँ कि शी इज़ हार्ड टास्क मास्टर। तो वो आई हैं, नेचुरली परिवर्तन तो आएंगे। प्रदेश की जिस तरह फाइनेंस की स्थिति है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ सकता है। ऐसे में लैप्स कहाँ हुआ है? लेकिन पार्टी की 3-4 गारंटियाँ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और हम उनको इम्प्लीमेंट हमें करना है, क्योंकि राजनीति में राजनीतिक ईमानदारी से चलना पड़ेगा। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल होती है जिसमें आप कह रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, पक्की मिलेगी, 58 साल तक की नौकरी मिलेगी। फिर सरकार ने जो गेस्ट टीचर भर्ती लाई, आपको लगता है कि वो जस्टिफाई कर रही है आपकी स्टेटमेंट को? जब हम सरकार चलाते हैं, सरकार तो मुख्यमंत्री की सरकार होती है, उनकी सोच के मुताबिक सरकार चलेगी। विद्यार्थी और अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भंग हुआ था, क्या उसमें आपकी सहमति थी? कि आपने कानून और व्यवस्था की बात की, ये भी तो सच है कि मंडी में एसडीएम पर खनन माफिया ने वार किया। आपने भी कई बार मंचों से कहा है कि हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया दंदना रहा है। एक आपके ही ऊना के बड़े नेता कांग्रेस के हैं, वो अपने ही डीजीपी पर आरोप लगा रहे हैं कि डीजीपी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बजट सेशन भी है, क्योंकि सरकार की फाइनेंशियल स्थिति तो ठीक नहीं है, तो ऐसे में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लेकर भी चर्चा हो रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सरकार का ठीक नहीं है। तो ऐसे में बजट के लिए क्या योजना है, क्या प्रारूप रहेगा उसमें? मैं समझता हूँ कि ये साल दबाव का साल है। मुद्दे बहुत से हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति से लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी घटनाएं घट भी रही हैं और उन घटनाओं का हिमाचल प्रदेश पर असर भी हो रहा है। फिलहाल आपको हम बता दें कि आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। धन्यवाद। देखिए, आप दिल्ली में रजनी पाटिल से भी मिले हैं, क्या आपकी बातचीत हुई है रजनी पाटिल से? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में भी काफ़ी समय से ये चर्चा हो रही थी। मंत्री चंद्र कुमार ने कह दिया कि हमारा संगठन तो ऐसे हो रहा है जैसे पैरालाइज्ड है। ऐसे में बहुत सारे और मंत्रियों ने भी अपनी संगठनात्मक ढांचे को लेकर स्टेटमेंट्स दी है। आपकी रजनी पाटिल से बातचीत क्या हुई? क्या कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा जो है वो कब तक बनेगा? नहीं, देखिए, श्रीमती रजनी पाटिल हिमाचल प्रदेश की पहले भी इंचार्ज रह चुकी हैं और कांग्रेस को जब ऑपोजिशन में थे तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की और संघर्ष की साथी हैं। और एक बार फिर से हिमाचल आई हैं, तो अभी तो हमारी उनसे शिष्टाचार भेंट थी और उनका हिमाचल द्वारा आने पे स्वागत किया गया। और राजीव शुक्ला जी जब सरकार बन रही थी तो उस समय वो हमारे इंचार्ज थे, तो उनसे भी हम मिले और उनका भी आभार जताया। तो ये सामान्य शिष्टाचार के मसले हैं। इसमें बहुत कुछ आप बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश नहीं कर सकते।
हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी, कुछ लोग रजनी पाटिल को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके आने से मुकेश अग्निहोत्री स्ट्रांग होंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि कुलदीप राठौर स्ट्रांग होंगे, और मुख्यमंत्री के विषय में ऐसा नहीं था। तो क्या सियासत को लेकर भी कुछ बातचीत हुई है हिमाचल प्रदेश की सियासत में, क्योंकि 1 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ घटा है? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर सरकार चल रही है जी। और रजनी पाटिल जी आई हैं। हर इंचार्ज का अपना स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होता है। जी। शुक्ला जी के अपने अंदाज थे और रजनी पाटिल जी के बारे में मैं इतना तो ये कह सकता हूँ कि शी इज़ हार्ड टास्क मास्टर और उनको काम लेना आता है। जी। तो वो आई हैं, नेचुरली परिवर्तन तो आएंगे। और जहाँ तक आप कहते हैं कि चंद्र कुमार जी ने संगठन के बारे में बयान दिया है या शांडिल जी ने उसको सेकंड किया है, तो हम यही कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि संगठन के बारे में तो बहुत जल्दी फैसले हो जाएंगे। और क्योंकि हाल ही में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में राहुल गांधी जी ने जनरल सेक्रेटरीज एंड इंचार्जेस की मीटिंग ली है और उसमें ये बात है कि संगठन को जितनी जल्दी स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश में इस समय तो अध्यक्ष के अलावा कोई भी नहीं है जी। कार्यकारिणी 100 दिन से ज़्यादा समय, 125 दिन होने जा रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत है। और जितनी जल्दी ये संगठन बन जाएगा उतनी जल्दी जो है पार्टी की फंक्शनिंग शुरू होगी। तो हम इसके तो पक्षधर हैं कि कांग्रेस हाईकमान को बहुत जल्दी कार्यकारिणी पे फैसला लेके कार्यकारिणी इन प्लेस कर देनी चाहिए। उस कार्यकारिणी का इम्पैक्ट क्या देखते हैं, क्योंकि 100 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया है। ऐसे में जब संगठनात्मक ढांचे की बात होती है तो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि संगठन के लिए 100 दिनों से ज़्यादा का समय कार्यकारिणी भंग हुए होना ये ठीक बात नहीं है। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश पर भी होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब संगठन बन जाएगा तो उसके बाद सारी चीज़ें इन प्लेस हो जाएंगी, क्योंकि आजकल नहीं है तो आजकल यही चर्चा का विषय है। तो क्योंकि आउटगोइंग इंचार्ज हैं, इनकमिंग इंचार्ज हैं, तो इन दोनों के बीच में जो है थोड़ा सा समय तो लगना था। अब रजनी पाटिल जी ने संभाला है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी संगठन के बारे में इफेक्टिव और प्रभावी फैसले हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की जिस तरह फाइनेंस की स्थिति है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ सकता है। ऐसे में लैप्स कहाँ हुआ है? क्या ये कमी ब्यूरोक्रेसी लेवल पर हुई है या फिर ये लार्ज स्केल पर मिसमैनेजमेंट का नतीजा है? आप भी सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि गवर्नर ने भी हाल ही में स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि पैसा डाइवर्ट हुआ है और केंद्र से जो सहयोग मिलना था हिमाचल प्रदेश को वो तो मिला है, तो फिर कमी कहाँ रह गई है? नहीं, देखिए, जहाँ तक फाइनेंसेस का सवाल है, मुझे लगता है कि पूर्व की जो जयराम सरकार है वो इस सारे मैस के लिए दोषी है। और जो वित्त आयोग की जो उनके समय में सिफारिशें आई, वो सिफारिशों में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, आरडीजी जिसे हम कहते हैं, वो टेपरिंग थी, मतलब कि हर साल घटती जाएगी। और चाहिए ये था कि जयराम जी उसको उसी समय रेक्टिफाई करवाते। और उसके तो उस समय में जो है मेंबर सेक्रेटरी थे, हिमाचल काडर के ही एक ऑफिसर थे। तो उस समय अगर ये बात वहाँ उठाई जाती कि हर साल हमें बराबर का जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाए,
तो शायद ऐसी स्थितियां ना खड़ी होती। लेकिन ये है कि उनके समय में तो वो आई 10,000 करोड़, 8,000 करोड़ और जो है और 7,000 करोड़, और जब अब कांग्रेस की सरकार चेंज हुई तो अब आएगी इस साल 3,500 करोड़। तो वो जो है घटते ऑर्डर में जो ग्रांट आ रही है वो एक समस्या का कारण बन गई है। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि इस मसले की सही में पैरवी करते। दूसरा ये है कि जो हमारा जीएसटी का कंपनसेशन था, जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया, और वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो था हिमाचल को मिलता था, हज़ारों करोड़ रुपए में, एक वो बंद हो गया। तो जब ये दो भार हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस पे आए, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसको बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूं और मुझे फाइनेंस का जितना मुझे इल्म है उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि ये दो चीज़ों ने जो है बहुत भारी मार हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस पे की है। अगर किसी के को एक साल में 10,000 करोड़ के आसपास का कट सहना पड़ जाए तो नेचुरली चीज़ें डगमगा तो जाएंगी। तो हम इसके लिए एक दोषारोपण जो है कि बजाय जो है इसकी मूल्यांकन पे अगर आए तो हमें लगता है कि हमें जो 16वां वित्त आयोग है उसके पास अभी से पैरवी करनी चाहिए, और अभी से हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है इक्वल लेवल पे अगली दफ़ा दें, ताकि हम कहीं ना कहीं वो कर सकें। और हमें ये भी पैरवी तो करनी है कि अगर जीएसटी का कंपनसेशन बंद हुआ है तो उसकी एवज में कहीं ना कहीं हमारी मदद हो सके तो ठीक है। हम ऐसा पॉलिटिकल सेटअप में हैं, केंद्र में दूसरे दल की सरकार है और यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी शासन में है, और कुछ प्रैक्टिकल दिखते हैं, नज़र आती हैं, लेकिन ये दो मसले हैं। तीसरा ये है कि एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और लगातार बार बार उस पे भी हमारी फेसबुक की उस पे भी बार बार लिखा जाता है और कई तरह के लोग कमेंट्स करते हैं। अगर हम सत्ता में आए हैं, हमने गारंटीज दी थी और गारंटीज दी, और मैं समझता हूं कि ख़ास तौर पे 3 गारंटीज जो है ओपीएस देना, हमने घोषणा की थी, हमने ओपीएस लागू की, पहली ही कैबिनेट में लागू की, और ओपीएस हम दे रहे हैं। ठीक है, कोई एक सेक्शन विशेष कोई छूट गया होगा, अलग बात है, लेकिन इन प्रिंसिपल और बड़े पैमाने पे हमने ओपीएस का फैसला किया। और ओपीएस से बैक ट्रैक होने का कोई मतलब नहीं है कि आप कहें कि हम ओपीएस से पीछे हटेंगे, तो मैं नहीं समझता, ना ही ऐसा कोई मसला कभी कैबिनेट में आया है, ना ही कभी ऐसा मसला कभी डिस्कशन में आया है। अग्निहोत्री जी, फिर ये चर्चा क्यों हो रही है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ओपीएस से यूपीएस की तरफ शिफ्ट कर रहा है? क्या जो केंद्र से फंड्स आने हैं उसके इंक्रीज के लिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि काफी समय से चर्चा चल रही थी और कर्मचारी भी कंफ्यूजन में है। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार अब जो ओपीएस की गारंटी प्रदेश सरकार ने दी थी उसे पीछे हट रही है? तो आपको लगता है कि इसका लार्जर इम्पैक्ट होगा? नहीं, आपको कैसे लगता है कि हम इससे बैक ट्रैक कर रहे हैं या हम इससे पीछे हट रहे हैं, या कौन सा सेक्शन है जो क्योंकि ऐसा? आपके एक मंत्री का बयान आया था हाल ही में। नहीं, देखिए किस मंत्री ने क्या कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन पार्टी की नीति के तहत जो है पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी, और पार्टी की मैं समझता हूं कि बाकी तो अलग बात है, लेकिन पार्टी की 3-4 गारंटियां जो है बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और हम उनको इम्प्लीमेंट हमें करना है, क्योंकि राजनीति में राजनीतिक ईमानदारी से चलना पड़ेगा। तो हमें ओपीएस का भुगतान बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि सेंटर ने हमें 1600 करोड़ रुपए का कट लगा दिया है। वो चाहे कट लगा दे, लेकिन किसी भी स्थिति में कांग्रेस की सरकार जो है ओपीएस से पीछे नहीं हट सकती। कोई ऐसी स्थिति
नहीं बन सकती, ना ही मैं तो समझता हूँ कि इस पे डिस्कशन करना भी फजूल की बात है, क्योंकि इसमें तो पता ही है कि ओपीएस बंद किसने की थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब ये फैसला हुआ था कि राज्य जो है ओपीएस से पीछे हटें, और राज्य हट भी गए। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है ओपीएस को प्रमोट नहीं किया है। जहाँ भी उनके चुनाव हुए हैं वहाँ उनके ऊपर भी दबाव थे कि मैं देख रहा था राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या हरियाणा में या महाराष्ट्र में कहीं जहाँ भी इलेक्शन आए, लेकिन उन्होंने ओपीएस नहीं दी। लेकिन हमने घोषणा की थी, हमारे लीडर्स ने घोषणा दी थी, उसके अनुरूप ओपीएस दी गई है और हम उस पर कायम हैं। और दो और जो गारंटीज जो मैं मानता हूँ मेजर है, एक है महिलाओं को 1500 रुपये देने की। हम इससे पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, देखो आज हमारा राज्य जो है फाइनेंशियल तो दिखते हैं और लेकिन कमिटमेंट्स भी हैं। अब ऐसा है कि टैक्स बेस जो है, जो दिल्ली का टैक्स बेस है, जो महाराष्ट्र का टैक्स बेस है, जो राजस्थान का टैक्स बेस है, वो हमारा नहीं है। या जो उनके बजट का आकार है, किसी का 3 लाख करोड़ आकार है, किसी का 2.5 लाख करोड़ का आकार है, हमारा सारा जो है 50-55 हज़ार करोड़ का बजट की गुंजाइश है। तो हमें जो है शायद हम अब दौर ऐसा चल रहा है, इसमें दौर ऐसा चल रहा है कि हर जगह जो है ये इस बात पे लगा हुआ है। भाजपा ने भी तो दिल्ली में 2500 रुपया देने की हर महिला को कमिटमेंट की है। तो उन्होंने भी तो कहा है कि नर्सरी से लेके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा हम मुफ्त देंगे। उन्होंने भी ये कहा है 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे। तो हर पार्टी की अपनी वायदे हैं। हमारा वायदा जो है महिलाओं को 1500 रुपये देने का। अब हमें इसको कैसे सिरे चढ़ाना है, कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहे हैं फाइनेंस को किस ढंग से हम बंदोबस्त करके। लेकिन ये ओपीएस महिलाओं का 1500 रुपया और थर्ड जो है 300 यूनिट बिजली हमने कहा था। अब ठीक है कि लोग कह रहे हैं कि जी आपने 300 यूनिट बिजली कहा था, आप तो जो है बिजली सब्सिडी छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो एक अलग कंसेप्ट है। सब सब्सिडी किसने छोड़नी है, मुख्यमंत्री जी ने अपील की है, किसने छोड़नी अलग आपको है। लगता है कि ये जो कदम मुख्यमंत्री ले रहे हैं इनका इम्पैक्ट भी होगा? क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि एलीट क्लास जो है वो अपनी सब्सिडी छोड़ दे। देखो उनका कंसेप्ट ये भी है कि अगर कोई एलीट क्लास छोड़ेगा तो निचले तबके पे जो है को सब्सिडी देनी आसान हो जाएगी। तो शायद उस कंसेप्ट पे वो चल रहे हैं या तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें किसी भी स्थिति में हमने जो गारंटियाँ दी हैं, जो चाहे नौकरी को लेके दी हैं, चाहे हमने और कंसेप्ट्स को लेके दी हैं, तो हमने उसमें पहल कुछ क्षेत्रों में की है। लेकिन अब आने वाले समय में अगर नेक्स्ट बजट आ रहा है, किस तरीके से हम इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं, लेकिन गारंटियों से पीछे हटने का कोई मसला नहीं है। और देखिए, आपने नौकरियों की बात की, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल होती है जिसमें आप कह रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, पक्की मिलेगी, 58 साल तक की नौकरी मिलेगी। फिर सरकार ने जो गेस्ट टीचर भर्ती लाई, आपको लगता है कि वो जस्टिफाई कर रही है आपकी स्टेटमेंट को? और दूसरा, लोग मुकेश अग्निहोत्री के उस वादे को भी याद करते हैं, आपको भी ये बात ज्ञात होगी। और साथ में आपकी ही जब बजट पिछला आया था तब आपकी सरकार ने कहा था कि हमने 30,000 नौकरियां दी हैं। अब कह रहे हैं कि 42,000 नौकरियों का आंकड़ा हो चुका है। लेकिन वादा तो किया गया था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां जो हैं वो आपको दी जाएगी। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि आप बैकफुट पर गारंटियों के मसले पर जा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप अगर इस कंसेप्ट को देखें, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा बंद कर दी जाएगी, लेकिन नहीं बंद हो सकी जी। उसको जो है स्ट्रीमलाइन करना पड़ा। उन्होंने कहा था आधार कार्ड नहीं होने चाहिए।
ऐसी जो कांग्रेस की उस समय की नीतियां थी, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था, तो उनमें कितनी नीतियां ऐसी थी जिनका कि उस समय जो है मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अंततः जो है देश में वही लागू हुआ जो कि कहा जाता था। आज वो तो नहीं हुआ कि जो है हर 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 महिला को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, हर परिवार को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, या फिर जो है विदेश से धन लेके आएंगे। आज अब तो जो लोग ऐसी बातें करते थे अब तो वो बोलते भी नहीं है, तो वो चर्चा भी नहीं करते। लेकिन हम तो आपको रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कि हम अपने जो कमिटमेंट्स हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। हम तो सिर्फ रास्ते तलाश रहे हैं, विकल्प तलाश रहे हैं। बाकी आप कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने जो है वायदे किए थे, मुकेश अग्निहोत्री लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो उसने बोला था, लोगों ने विश्वास करके उस समय कह दिया कि जी ये कहा जा रहा है। तो हाँ, मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे जब हम सरकार में टोटलिटी पे काम करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार की हर बात से मैं सहमत हूँ। हो सकता है कि कुछ बातें जो है लेकिन पे हमारी सहमति ना हो, लेकिन टोटलिटी में जब हम सरकार चलाते हैं, सरकार तो मुख्यमंत्री की सरकार होती है, उनकी सोच के मुताबिक सरकार चलेगी, जो उनकी सोच है उस पे सरकार चलेगी। लेकिन जो हमने एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बातें कही हैं, जो हमने कमिटमेंट्स कही हैं लोगों को, अब जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अब मैंने ट्रांसपोर्ट में कंडक्टर भर्ती किए, मैंने कमीशन से भर्ती किए, 300-350 कंडक्टर भर्ती हुए हैं, कमीशन से भर्ती हुए हैं। अब हम जल शक्ति में जो भर्तियां कर रहे हैं तो हम कोई आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं, हम वो जो है 58 साल वाली ही कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अब उनको सैलरी कैसे उस लेवल पे लानी है, वो आगे के मसले हैं। या जो है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमारे 12 साल पूरे हो गए, हमें पक्का करो, रेगुलर करो, ऐसी बातें जो आती हैं उनको किस ढंग से हम रिजॉल्व करेंगे वो लगातार डिस्कशन में भी है। लेकिन जहाँ तक जो बातें हमने कही हैं वो उनको हम डिस्कशन में ला रहे हैं, उन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर सेंटर थोड़ा सा लिबरल हो और अगर उन्होंने हमारे पर ऐसे ही सैंक्शंस ही लगाई हैं, लगभग प्रदेश सरकार पे सैंक्शंस ही लगी हुई हैं कि आप जो है इससे ज़्यादा कर्जा नहीं लेंगे। जब आप हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम दे रहे हैं या आप जीएसटी की कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, तो आप हमें जो है 2 या 3% ज़्यादा कर्ज लेने की इजाज़त दे दें, ताकि हम जो है जो लोगों से कमिटमेंट्स हैं, नहीं तो अगर आप हमें अलाउ नहीं करोगे तो उससे तो ये होगा कि जो आप चाहते हैं सिर्फ वही होगा। आप ओपीएस नहीं चाहते हैं तो क्या ओपीएस नहीं लगेगी, तो फिर दूसरे दल की सरकार का मायना क्या है? अगर दूसरे दल ने जो कुछ कमिटमेंट किए हैं आप उसके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है। लेकिन हमारी सरकार को अभी से वित्त आयोग के समक्ष पैरवी करनी चाहिए। वित्त आयोग के समक्ष पैरवी करके रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है का फार्मूला जो है प्रॉपर सेटल हो, और जो क्योंकि हमारा छोटा राज्य है, जब हमारा राज्य बना था उस समय भी पता था कि हमारे पास जो है टैक्सेशन का बेस नहीं है, और हमारे तो लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए राज्य बना है, ना कि इसलिए बना है कि ये फाइनेंशियल बाइबल था। फाइनेंशियल बाइबल उस समय भी नहीं था, फाइनेंशियल बाइबल आज भी नहीं है। और आप देखें ना कि हमारा जो 55,000 करोड़ का बजट है, इसमें से 40,000 करोड़ के आसपास तो पेंशन, कर्जा और कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट की अदायगी में जाता है। फिर आपको डेवलपमेंट भी करनी है, दूसरे काम भी करने हैं, लोगों को प्रमोशन देनी है, इंक्रीमेंट देना है, लोग पक्के करने हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स देने हैं, और फिर उसके बाद जो है दूसरे वर्ग जो है उनको भी जो है राहतें देनी है। तो सरकार के पास जो चुनौतियां हैं, सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये पहली सरकार है, आप देखो हिमाचल प्रदेश में आज दिन तक ये नहीं हुआ कि रिसोर्स की मोबिलाइजेशन हो, और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि सरकार सोच रही है कि किसी ढंग से आय के साधन बढ़ाए जाए।
और उसका प्रयास हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन वो प्रयास अग्निहोत्री जी धरातल पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? और सवाल आपने भी चूंकि अभी कहा कि कुछ मामलों में हो सकता है कि हमारी सहमति भी ना हो, तो विद्यार्थी और अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भंग हुआ था, क्या उसमें आपकी सहमति थी क्या? नहीं, देखिए, अब जब जब एक बोर्ड भंग हो गया और बोर्ड पर भंग करने पे कैबिनेट की मोहर लग गई, तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कैबिनेट की। उसमें अंदर जब कैबिनेट में फैसले होते हैं, संभव है कि दो मंत्री सहमत ना हो, एक मंत्री सहमत ना हो, या इवन जो है चार सहमत ना हो, लेकिन टोटलिटी में जब भी कोई फैसला हो जाता है तो वो कैबिनेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो हम आपको कहें कि अब जो है ये फैसला गलत था, ठीक है, अब ये है कि बोर्ड इन प्लेस आया है और हमें जितनी जल्दी हम नौकरियां दे पाएँ, हमें उसका प्रयास तेज करने हैं। और आपने देखा कि मैं उस कमेटी का अध्यक्ष था जो 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 जिनमें जो है कमेटी को ऑफ़र की थी और ये कहा था कि ये लोगों की नौकरियां इनको नहीं दी जानी चाहिए, और वो अलग अलग पोस्ट कोड थे और मुझे उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। हमने जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नीट को लेके, और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा कि जब तक आपको ये टोटलिटी में ना लगे कि पूरा एटमॉस्फेयर ही विशिएट हो गया है तो आपको जो है उनको पर्चों को जो है भंग किए बगैर जो है लोगों को राहत देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दी, हमने उसी एनोलॉजी पे हिमाचल में दी। अब जयराम जी के समय में तो बेईमानियां हुई, वो काहे की छाती दिखा रहे हैं, वो किस बात की? उनके समय में पुलिस की भर्ती क्या किस ढंग से हुई, पेपर बिके, ये तो साथ ही है। यहाँ भी साफ नजर आया है, ऐसे लोग 40 आदमी तो पकड़े ही गए हैं। तो इसलिए, लेकिन जहाँ तक आप कहते हैं कि जयराम जी हमारे पर बोलते हैं लगातार कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, देखो उनको एक पीड़ा है, उनको ये पीड़ा है कि मुकेश अग्निहोत्री ने लीडर ऑफ अपोजिशन रहते ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिससे उनकी सरकार चली गई। अब दोबारा सरकार आएगी, अब आज की दुनिया में तो पता नहीं कि कौन बीजेपी में कि कौन बन जाए, कैसे बन जाए, क्या है। वहाँ आप देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है स्पीकर बनाए जा रहे हैं, कोई डिप्टी बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए उनकी अपनी शंकाएं हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, इसलिए वो कभी ट्रांसपोर्ट पे बोलते हैं। अब ट्रांसपोर्ट पे उन्होंने उनके टाइम में 53 दिन तनख्वाह नहीं दी गई। हमने कम से कम आज दिन तक रेगुलर जो है तनख्वाह भी दी है और पेंशन भी दी। आज दिन तक का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ये है कि चाहे जैसे मर्जी दी, किसी भी परिस्थिति से दी। मुझे मालूम है कि ट्रांसपोर्ट को कम से कम 65 करोड़ रुपया जो है सरकार की सब्सिडी चाहिए हर महीने, अगर ढंग से ये नहीं हो सकता कि एक महीने 50 करोड़ मिल गया, दूसरे महीने 52 मिला, तीसरे महीने 58 मिला। एक 65 करोड़ रुपए की अगर एक आधारशिला के हिसाब से पैसा मिले तो जो है वहाँ पे वो हो सकती है। लेकिन हम डिस्कशन करते हैं, हमने किसी भी ढंग से तनख्वाह दी है, पेंशन दी है, हम चाहते हैं कि उनके बाकी एरियर्स भी दिए जाए, उनका ओवर टाइम अलाउंस भी दिया जाए और जो बाकी चीज़ें, बसें भी खरीदी जा सकें। और एचआरटीसी के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि एचआरटीसी को हम कोई कमर्शियल नहीं चलाते हैं, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हमारे बहुत लोगों से बहुत मतभेद हैं। जो लोग सोचते हैं कि एचआरटीसी जो है अपनी आय जनरेट करे, तो देखिए एचआरटीसी कितने घाटे के रूट चलाती है पूरे। वो किसके लिए चलाती है? सरकार के लिए, कि सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को उनके घर आंगन तक पहुंचाना, तो हम घाटे के रूट चलाते हैं। उसके बाद अगर कहते हैं कि महिलाओं को 50% देनी है, वायदा तो सरकार का है, लेकिन पूरा तो वो एचआरटीसी कर रही है। ऐसे 28-29 कैटेगरी हैं जिनके की ऐसे कंसेशनल ट्रैवल है, वो भी एचआरटीसी दे रही है। फिर प्राइवेट वाले तनख्वाह कितनी देते हैं ड्राइवर को, कंडक्टर को, और हम क्या देते हैं, वो तुलना करके देख लें। तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन है। यहाँ पे ना तो एयर ट्रैफिक है, ना ही यहाँ पे रेलवे ट्रैफिक है, तो इसलिए एचआरटीसी को कायम करना, मजबूत करना
इलेक्ट्रिक दौर में ले जाना या नई दूसरी बसें खरीदना, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास ईमानदारी के हैं, आदमी सोचता चाहे जो मर्जी रहे। आपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, सूत्र तो ये भी बताते हैं कि जब कैबिनेट बैठकें होती हैं तब मंत्रियों की सलाह नहीं ली जाती, पर्ची पर फैसले हो जाते हैं और मंत्रियों को कोई पूछा नहीं जाता, उनसे विचार विमर्श तक नहीं होता। क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, ये देखिए आप ये बात तो जो कोई कह रहा होगा आप उसी से बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम तो अपनी पूरी राय जो है कैबिनेट में भी रखते हैं, लिख के भी भेजते हैं, लेटर पे भी लिखते हैं। और चाहे जल शक्ति का है, जल शक्ति में कितना पैसा हमने लेना है, क्या है, वो हम बाकायदा फाइलों पे भेजते हैं। और मुख्यमंत्री भी अवगत होते हैं कि इनकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, ये मंत्रालय जो है बैकबोन है स्टेट के। अच्छा, सड़कों में तो फिर भी केंद्र की पीएमजीएसवाई या दूसरे उसमें सेंट्रल रोड फंड में पैसे आ जाते हैं। हमारे पहले जल जीवन मिशन वगैरह था, लेकिन हमारे मेंटेनेंस 10,000 स्कीमें हैं, अगर मेंटेनेंस को पैसा नहीं आएगा तो हमें चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लगातार सरकार पे प्रेशर किए हुए हैं कि भाई मेंटेनेंस के लिए कट नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। आप किसी भी ढंग से आप मेंटेनेंस को पैसा दो, और ताकि ये जितनी भी स्कीमें हैं इनको चला सकें हम। मंत्रिमंडल के लोगों के जब हम बयान देखते हैं तो एक नाराज़गी तो मंत्रिमंडल के सदस्यों में भी दिखती है। अभी हाल ही में एक चर्चा ये भी हो रही थी कि 24 विधायकों ने हाईकमान को चिट्ठी लिखी है और उसमें नेतृत्व परिवर्तन से लेकर नाराज़गी तक का भी जिक्र है। क्या आप भी तो इस विषय से अवगत होंगे? नहीं, देखिए, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई घटनाक्रम है। और ठीक है, जब आप इतना बड़ा परिवार चलाते हो तो हर आदमी की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपनी एम्बिशंस हैं, अपनी मांगे हैं। वो आज एक नाराज है, कल दूसरा खुश है। ये चलता रहता है राजनीति में। ये आज का नहीं है, हर सरकार में फेस करना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर्स को फेस करना पड़ता है। तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार जो है भाजपा ने वार कर दिया, लेकिन हम संभल गए और हम अपनी स्ट्रेंथ को फिर से उसी स्ट्रेंथ पे 40 पे ले गए, और आज हमारी सरकार मजबूत है। ठीक है, कुछ चीज़ जो सुधारवादी कदम है वो हम उठाएंगे और उठेंगे वो कदम। उस घटना से कोई लेसन भी लिया गया है क्या? नहीं, देखिए, अब राजनीति जो है में संभावनाएं चली रहती हैं। अब उस समय भी हमें लगता था कि जो लोग गए हैं, हमें लगता था कि ये नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सरकार संभली है, और हमारा जो आंकड़ा है, आज हम बीजेपी के लोग, आपके सामने लोग कहते थे भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता। आज वो हम पे तो आरोप लगाते रहते हैं, लगातार हमले करते हैं। कभी कहते हैं कि फलां को दौरा पड़ गया, ये पड़ गया है। वो उनकी अपनी सोच है, अपनी मेंटेलिटी है। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे तो क्योंकि बीते वर्ष मेरी पत्नी के देहांत की वजह से मेरा जो रोज़मर्रा का लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा परिवर्तन है। तो लेकिन बाकी लोग तो एक्टिवली काम कर रहे हैं। आपकी जो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के कई लोग बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं। इसमें एक चर्चा ये भी हो रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब समय मांगा था उनको समय नहीं दिया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जब समय मांगा तब तुरंत मिल गया। इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि राज्य के हितों के लिए अगर हमें दिल्ली के पास जाना पड़ता है तो वी आर लिविंग इन अ फेडरल सेटअप, तो हमें जाना ही होगा। तो अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपनी धारणा हो सकती है,
मेरे पास जो डिपार्टमेंट है मैं उनके मंत्रियों से मिलता हूँ, मैं जल शक्ति मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं उनसे मैं मिलता हूँ, तभी तो मैं फीना सिंह डैम को सैंक्शन करवा पाया। अगर 300 करोड़ रुपया अगर फीना सिंह डैम के लिए हमने सैंक्शन करवाया और उसका अगर 72 करोड़ रुपया आ भी गया, तो ये हमारी यही है कि डायलॉग से हमने उनसे पैसा लिया है, उनके सब सामने बात रखी है। ऐसे हमने PMKSY में उनके सामने बात रखी है, अपने इश्यूज रखे हैं। ऐसे ही हमने उनके पास जल जीवन मिशन में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं तभी पैसा रिलीज हुआ, अन्यथा दिक्कतें हो जाती। ऐसे ही हमें कॉपरेशन में जो है जो हमारे डिमांड्स हैं वो हमें अमित शाह जी के समक्ष तो रखनी है। तो हम उनसे मिले और उन्होंने भरोसा दिया कि वो हमारी मदद करेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर में, और हमने भी कहा कि जो स्टेट की तरफ से आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उनको पूरा करेंगे। और दूसरा, अमित शाह जी से मिलने का मेरा मकसद ये भी है कि दो बड़े मसले थे। एक तो जो ये फिरौतियों वाले घूमने शुरू हो गए थे, हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों में फिरौतियों वाले घूमते हैं, तो हमने उनके ध्यान में लाया कि ये जो लोग हैं जो ये आज जो है 5 लाख मांगते हैं, 10 लाख मांगते हैं, कल ये जो है 50 लाख मांगेंगे, करोड़ मांगेंगे, अगर इनको अभी से नैब नहीं किया जाएगा। वैसे तो हमारी सरकार ने सरकार स्तर पे हम शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उनकी अगर हमें होम मिनिस्ट्री की ज़रूरत पड़े तो हम ये नहीं कर सकते कि कोई कहे कि जी ज्वेलर भी हमें पैसा देंगे, हमें जो है कारोबारी भी पैसा देंगे, होटलियर भी पैसा देंगे, क्रशर वाले भी पैसा देंगे, और वो लोगों को डराने धमकाने का दौर शुरू आपने देखा एकदम से बंद हो गया। जो लोग जो है गोली का दम दिखाते थे कि जो है फलां गैंग से हैं, फलां गैंग से हैं, ये थोड़े दिन ऐसा वो उफान आया था, लेकिन हम कानून व्यवस्था को ऐसे थोड़ी बिगड़ने देंगे। तो हमने अमित शाह जी के भी ध्यान में लाया। दूसरा चिट्टे का मसला है। चिट्टा बॉर्डर के किसी में होता था, बॉर्डर पे बड़ा शोर मचता था कि जी बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये है। आज जो है चिट्टा आपके सामने अगले क्षेत्रों में चला गया और पूरे हिमाचल में चला गया। और जयराम जी, हालांकि मैंने सुना वो कह रहे थे मैंने मुख्यमंत्रियों की मीटिंगें की, मैंने जो है अफसरों की मीटिंगें की, फलां की, और हमने ये किया। अरे भाई, आपने कुछ किया होता तो ऐसा फैलता हुआ चिट्टा। ये आपकी विरासत है, आपकी दी हुई है, लेकिन ये है कि ये अलार्मिंग है कि एक MBBS डॉक्टर जो है नशा बेच रहा है, एक जो है तहसील वेलफेयर अफसर नशा बेच रहा है, एक होमगार्ड जो है नशा बेच रहा है, या कोई जो है टीचर नशा बेच रहा है। तो ये जो तबके हैं, या कोई किसी ने अपने माँ बाप को ही शुरू करवा दिया नशा, ऐसी जब चीज़ें आई तो हमारे महामहिम राज्यपाल भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, हमारी सरकार भी इसमें इंटरेस्ट लेती है। और मेरा तो ये सरोकार है, मैं पहले कह चुका हूँ सारे MLAs को, कोई भी जो है नशे वाले की पैरवी नहीं करेगा, कोई थाने में फ़ोन नहीं करेगा। और मैंने केंद्रीय मंत्री से कहा था कि आप जो है ये जो 1 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक की जो बेल हो जाती है, इसकी बेल को रद्द करने का प्रावधान देखें, लेकिन साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर चेक करना पड़ेगा। इंटरनेशनल बॉर्डर चेक करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी गैंग्स को पकड़ना पड़ेगा। हिमाचल में तो क्या है, कोई 1 ग्राम पकड़ दिया, 5 ग्राम पकड़ दिया, 10 ग्राम पकड़ दिया, हमारी जेलें भर गई, हमारी जेलें जो है फुल हो गई हैं। हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने राज्य को ऐसे प्रकोपों से बचाना तो है। आपने कानून और व्यवस्था की बात की। ये भी तो सच है कि मंडी में SDM पर खनन माफिया ने वार किया। आपने भी कई बार मंचों से कहा है कि हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया दंदना रहा है। एक आपके ही ऊना के बड़े नेता कांग्रेस के हैं, वो अपने ही DGP पर आरोप लगा रहे हैं कि DGP सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सामंजस्य की कमी तो आपको भी दिख रही होगी। देखिए, ऐसा है कि इसके कई अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि खनन माफिया के खिलाफ हमने हमेशा से स्टैंड लिया है। लेकिन भाजपा के समय में खनन कैसा था, हज़ारों गाड़ियाँ निकलती थी, 500-500 गाड़ियाँ निकलती थी, रात को निकलती थी। तो खनन माफिया पे कैसे लगाम लगानी है, वन माफिया पे कैसे लगानी है, नशा माफिया पे कैसे लगानी है, भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगानी है, या फिर जो है दूसरे इश्यूज़ है। आजकल तो आप देखो कई तरह के माफियाज हो गए हैं। ये अब तो ये जो साइबर क्राइम जो है, इस साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में 110 करोड़ रुपए का चूना लगा है लोगों को, जगह जगह से
लोगों को जो है कोई डिजिटल अरेस्ट वो कोई ऐप दबाने से जो है उनका डाटा उन्होंने ले लिया। सिरमौर में एक परिवार से 3 करोड़ रुपया लूट लिया, एक ऊना में एक से 60 लाख रुपया लूट लिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। उससे पहले आपके क्रिप्टो करेंसी वाला इशू हो गया था। तो हमने तो इन इश्यूज़ के खिलाफ खड़े हैं। और अब तो मैं देखता हूँ कि कई इस तरह के लोग हैं जो कि आरटीआई का जिन्होंने धंधा बना लिया है कि किसी को कोई एक आरटीआई लेनी समझ आता है कि ये जो है 10 नहीं दुकानें ही खोलनी है, दफ्तर खोल लिए हैं, सुबह से शाम तक आरटीआई लगा रहे हैं, स्टाफ रख लिया हुआ है और जो है लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे जो है ठीक ठाक ठोक बजा के एक्शंस होने चाहिए और करेंगे हम करेंगे इन चीज़ों पे। ये जो चीज़ें मैं आपको गिना रहा हूँ, चाहे किसी भी तरह की सोच हो, लेकिन माफिया को जो है दबाने में या जो है ये इस ढंग से जो लोग लूट करते हैं इन पे अंकुश लगाने के लिए हम हमेशा अपना काम करते हैं। आने वाला बजट सेशन भी है, क्योंकि सरकार की फाइनेंशियल स्थिति तो ठीक नहीं है, तो ऐसे में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लेकर भी चर्चा हो रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सरकार का ठीक नहीं है। तो ऐसे में बजट के लिए क्या योजना है, क्या प्रारूप रहेगा उस बजट का? देखिए, बजट मुख्यमंत्री ने देना है, वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये साल दबाव का साल है। ये साल दबाव का साल रहेगा, क्योंकि अगले साल तो फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें आएंगी, तो उन सिफारिशों पर डिपेंड करेगा कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य क्या होगा। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब बिहार को 3 जो है हवाई पट्टियाँ दे दी गई बजट में, दिल्ली के बजट में। हिमाचल को नहीं दी। हिमाचल को कहते हैं कि आप ज़मीन पहले उपलब्ध करवाओ, इकट्ठी करो, फिर देखते हैं। तो ये चीज़ें जो है ऐसे ही रेलवे का कंपनसेशन जो है, रेलवे में लैंड की एक्विजिशन करना, प्लान करना, ये सब हमारे पे डाला हुआ है, क्योंकि हमारे आय के साधन नहीं है। तो जो चीज़ें हमें केंद्र से, ये चीज़ें तो रेलवे हुआ या जो है हवाई मार्ग हुए, ये तो सब के केंद्र को हमारी मदद करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए। अगर आप बिहार की कर रहे हैं, अगर आप दूसरे राज्यों में एयरपोर्ट्स बना चुके हैं, तो हमारा भी एक बना देंगे तो क्या हो जाएगा। तो लेकिन ये ज़रूर है कि ये साल थोड़ा दबाव का साल है और प्रैक्टिकल दिक्कतें सामने आ रही हैं। रिसोर्स जनरेशन की कोशिशें करेंगे और नए संसाधन खोजने की कोशिश करेंगे और किस ढंग से प्रदेश को आगे लेके जाना है उसका प्रयास करेंगे। प्रयास तो धरातल पर कब दिखेंगे फिर? क्योंकि हिमाचल सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात की थी, आप भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करते थे, वाटर सेस लगा दिया, वो भी कोर्ट में चैलेंज हो गया, और भी बहुत सारे जो कर लगाए गए हिमाचल वाटर सेस में भी देखो सेंटर हमारा विरोध कर रहा है। ऊर्जा मंत्रालय जो है वो हमारे खिलाफ लेटर्स लिख रहा है लगातार। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो है वाटर सेस मत देना। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला हियरिंग के लिए लग रहा है, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किस ढंग से इसको लेती है। तो पता लगेगा कि आगे को इसमें हमें क्या करना है। तो ये नीतिगत मसले हैं और लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हम 1-2 दिन में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और फाइनल हमारा जो सोच है वो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। सरकार आगे उसको कैसे बजट में लेती है वो हमें देखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ थे। जिस तरह राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, प्रदेश की वित्त स्थिति को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, हमने इन सभी चर्चाओं के उत्तर लेने की कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।